चलो तो यहाँ पर देख लेते हैं, अध्याय 2 है सरल रेखा में गति। ठीक है, और इसमें सही विकल्प का चयन करिए। तो पहला हो गया स्थिति समय ग्राफ की ढाल प्रदर्शित करता है, तो स्थिति बटे समय कर लेना है। इसका मतलब क्या हो गया, वेग। स्थिति माने विस्थापन। ठीक है, फिर यही चीज फिर से क्वेश्चन है, लेकिन ग्राफ का नाम बदल गया। ग्राफ का नाम क्या है, वेग समय ग्राफ की ढाल प्रदर्शित करता है। तो यहाँ वेग बटे समय कर लोगे तो क्या कहलाता है, त्वरण। मतलब ये किसको व्यक्त करेगा, त्वरण को। इसके बाद यहाँ तीसरा है वेग समय ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल। तो यहाँ वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल जो होता है किसको करता है, विस्थापन लिखा हो, दूरी लिखा हो, उसको व्यक्त करेगा। ठीक है, इसके बाद चौथा स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ ये होता है कि वेग का मान शून्य है, और जब वेग का मान शून्य होगा तो वस्तु क्या हो जाएगी, स्थिर। जब समांतर होता है तो वेग का मान, क्योंकि स्थिति बटे समय माने क्या होता है, वेग। ठीक है, अगला देख लेते हैं, यहाँ पांचवा है वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है। इसका अर्थ क्या है, तो यहाँ पर वेग बटे समय, वेग बटे समय क्या होता है, त्वरण, और समांतर है तो मतलब त्वरण का मान क्या है, शून्य है। तो त्वरण का मान तभी शून्य होगा वस्तु एक समान वेग से क्या है, गतिशील, माने वेग में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसके हिसाब से आप इसको बोल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, छठवां वाला देखना है अब हमको। तो छठवां है वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होता है, ये वाला क्वेश्चन है। तो ये कभी संभावना नहीं होती कि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के क्या हो जाए, लंबवत हो जाए। इसका मतलब ये है यदि कोई वस्तु गतिशील है और समय लगे ही ना, तो ऐसा कुछ हो सकता है, समय तो बढ़ता ही रहेगा, समय तो रुकने वाला नहीं होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। सातवां है किसी गतिशील वस्तु के लिए शून्य हो सकता है। तो यहाँ पर गतिशील वस्तु के लिए वेग का मान शून्य हो सकता है, त्वरण का मान शून्य हो सकता है, विस्थापन का मान शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी और चाल का मान शून्य नहीं होता है। तो इनमें से दूरी चाल तो लिखा ही नहीं है ना, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो हैं ये शून्य हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ आठवां है गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के लिए शून्य होगा। तो जब हम गुरुत्व के अधीन छोड़ते हैं तो यहाँ से शुरू में जब हम छोड़ेंगे तो शुरू में प्रारंभिक वेग का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ प्रारंभिक वेग का मान क्या होता है, शून्य होता है। फिर यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। पहला प्रश्न है वेग और चाल के मात्रक खाली स्थान होते हैं। तो वेग और चाल के मात्रक क्या होते हैं, समान होते हैं, उसको हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से हमको यहाँ पर देखना है। अब आगे देख लेते हैं, ये दूसरा नंबर है इसका। तो यहाँ पर वेग प्रवणता का एसआई मात्रक होता है। तो वेग प्रवणता का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रति सेकेंड। वैसे वेग प्रवणता का जो सूत्र होता है ना, ये होता है डीवी अपॉन क्या होता है, डीएक्स। ठीक है, तो डीवी माने वेग, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और डीएक्स माने विस्थापन, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर मीटर कटा तो क्या बचा, एक सेकेंड, एक बटे सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रति सेकेंड। तो प्रति सेकेंड भी लिख सकते हो या एस का इनवर्स भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है ना। ये भी एक प्रवणता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी। तो फेंक रहे हैं ऊपर, दूरी पूछ रहा है इधर की, तो दूरी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पर ये दूरी शून्य हो गई। चौथा है तात्क्षणिक चाल तथा तात्क्षणिक वेग का अनुपात सदैव 1:1 होता है। तो तात्क्षणिक वेग का मतलब होता है उसी क्षण किसी का वेग। तो जब हम मोटरसाइकिल वगैरह या गाड़ी चलाते हैं तो जो स्पीडोमीटर होता है जिससे हमको स्पीड पता चलती है, वो तात्क्षणिक वेग बताता है, तुरंत का वेग। तो उसी समय वेग भी वही रहेगा और उसी समय चाल भी वही रहेगी। जैसे हम वेग मान लेते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल भी कितनी रहेगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इसको काटोगे तो 1:1 हो जाएगा। तो दोनों का अनुपात कितना होता है, 1:1 होता है। फिर ये अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को कहाँ की ओर फेंक दिए हैं, ऊपर की ओर। वो 8 सेकेंड बाद पुनः हाथों में आ जाती है। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय है। तो मान लो इस पेन को मैं फेंका तो यहाँ तक गई और फिर यहाँ आई, तो यहाँ तक आने में कितना समय लगा, 8 सेकेंड। अब इतना तक जाने में कितना लगेगा, तो जितना समय ऊपर तक जाने में लगता है उतने समय कहाँ तक लगता है, नीचे तक। तो 8 का आधा कर दिए तो कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड। इस तरह से इसका हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं, छठवां प्रश्न यहाँ पर है। तो छठवां प्रश्न है क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है हमेशा केंद्र की ओर होता है, लंबवत लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी दिशा तो क्षैतिज होती ही नहीं है, तो क्षैतिज दिशा में इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो त्वरण की परिभाषा क्या होती है, वेग में परिवर्तन की दर।
तो क्या वेग बदल रहा है? नहीं बदल रहा, नियत वेग है, वेग नियत है, तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक है। इसके बाद दूसरा है त्वरण ऋणात्मक होने पर स्थिति समय ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? तो यदि त्वरण ऋणात्मक हो तो ये कैसा हो जाएगा? परवलयाकार हो जाएगा स्थिति समय ग्राफ। फिर अगला देख लेते हैं, वृत्तीय गति में एक चक्कर पूर्ण करने पर विस्थापन और दूरी का मान कितना हो जाएगा? तो मान के चलो वृत्तीय गति में हम यहाँ से चालू करते हैं, ये चालू करें और यहीं पहुंच गए, तो विस्थापन कितना हुआ? शून्य। तो विस्थापन शून्य हो जाएगा और दूरी परिधि के बराबर हो जाएगी, माने 2πr। तो विस्थापन का मान क्या होगा? शून्य, और दूरी का मान कितना हो जाएगा? 2πr। फिर ये चौथा प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार गति में पृथ्वी किस प्रकार की वस्तु है? तो पृथ्वी एक तरह का क्या है? बिंदु वस्तु है। कैसे बिंदु वस्तु है कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर रहती है, तो दूरी उसकी ज़्यादा है और आकार दूरी की तुलना में क्या है? कम है। तो हम उस वस्तु को क्या बोलते हैं? बिंदु वस्तु, कि जिसका आकार छोटा हो और दूरी क्या हो? ज़्यादा हो। जैसे अभी आप लोग आए तो कोई 5 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर, कोई 4 किलोमीटर दूर से आए, लेकिन आपकी जो ऊंचाई है वो तो 1.5 मीटर है और वो किलोमीटर में है, तो आप वहां से यदि कोई सोचे कि आप कैसे हो, तो आप किसके जैसे हो? बिंदु वस्तु कहलाते हो। जिसकी दूरी ज़्यादा हो, आकार छोटा हो, ऐसी वस्तु को हम क्या बोलते हैं? बिंदु वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी को हम क्या मानेंगे? बिंदु वस्तु मान लेंगे। फिर अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं, ये 5वां प्रश्न है। यहाँ पर दूरी अशून्य होने पर किसी वस्तु का विस्थापन शून्य कब है? उदाहरण देना है। दूरी क्या हो? अशून्य, माने दूरी शून्य ना हो और विस्थापन क्या हो? शून्य हो। तो अभी हम वृत्तीय गति देख लेते हैं कि वृत्तीय गति में एक पूर्ण चक्कर करने में विस्थापन का मान क्या था? शून्य, और दूरी क्या है? 2πr। तो ये क्या हो गई? अशून्य। तो यही एक उदाहरण है, उसको पूछने का तरीका अलग हो गया। ठीक है। इसके बाद चलो 2 अंकों के प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पास एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब अधिकतम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे हम इसको फेंकेंगे तो पहले थोड़ी देर के लिए ये रुकेगी, तब न लौटेगी। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग का मान कितना हो जाता है? शून्य। लेकिन त्वरण शून्य नहीं होता, पृथ्वी का त्वरण लगा रहता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा इसका मान। ठीक है। इसके बाद अगला हो गया, एक समान तथा परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कर लीजिए। तो नाम में ही है कि जब समान समय अंतराल में समान त्वरण उत्पन्न हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक समान। जैसे मान के चलो कि 1 सेकंड में मान लो 1 मीटर गति की वृद्धि होती है, तो हर दूसरे सेकंड में 2 मीटर की वृद्धि हो जाएगी, तीसरे सेकंड में ऐसा त्वरण का मान एक समान बढ़ता जाए। और जब असमान बढ़ता है, जैसे मोटरसाइकिल चले हम एकदम से स्पीड बढ़ा लेते हैं और फिर घटा लेते हैं कैसा भी, तो असमान त्वरण, परिवर्तित त्वरण कहला गया। ठीक है। और जब हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है कि स्पीड भी बढ़ रही है, पता भी नहीं चल रहा है, तो हम कैसा त्वरण कर रहे हैं? एक समान। तो इसको एक समान त्वरण भी बोल सकते हैं और इसको असमान त्वरण भी बोलते हैं, परिवर्तित त्वरण भी बोल देते हैं। ठीक है। तो यही है दोनों की डेफिनेशन। बस यहाँ समान समय अंतराल में क्या है? समान त्वरण, इसमें क्या है? असमान त्वरण। अलग अलग त्वरण उत्पन्न हो तो हम उसे क्या कहेंगे? परिवर्तित त्वरण, और ये माने एक समान त्वरण। ठीक है। इसी तरह का वेग भी होता है कि परिवर्ती वेग और एक समान वेग, तो समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो जाएगा, इसमें असमान विस्थापन हो जाएगा। इस तरह से सबकी परिभाषा एक है जैसे ही आए। ठीक है। जब त्वरण पूछेगा तो त्वरण लिख देंगे, वेग पूछेगा तो वेग लिख देंगे, इस तरह से। ठीक है। अब हम इनके ग्राफों को देख लेते हैं यहाँ। तो दूसरा प्रश्न, यहाँ पर दूसरा प्रश्न हो गया ना, तीसरा देखना है। तो तीसरा प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। प्रश्न है, एक समान त्वरित गति में एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ का व्यंजक बनाई। एक्सटी का मतलब विस्थापन समय या स्थिति समय। ठीक है। वीटी का मतलब हो गया वेग समय और एटी का मतलब हो गया त्वरण समय ग्राफ बनाना है। ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं, एक समान गति में यहां पर ये जो बना है ये कौन सा हो गया? एक्सटी। ये कैसा होता है? परवलयाकार। ठीक है। यहां पर देखते हैं, फिर ये जो वेग समय ग्राफ है ये वीटी ग्राफ हो गया और ये कैसा होता है? ढाल के रूप में होता है, रैखिक होता है ये। फिर यहाँ पर ये हो गया एक्सेलरेशन और ये समय का ग्राफ एटी ग्राफ है। तो एटी ग्राफ क्या होता है? समय अक्ष कैसा होगा? समांतर होगा। ये भी बताता है एक समान त्वरण, ये भी बताता है एक समान त्वरण और ये भी बताता है एक समान त्वरण, पर ग्राफ अलग अलग है। ये एक्सटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है और एटी ग्राफ है। तीनों ग्राफ जो है एक समान त्वरण को बताते हैं।
ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, ग्लोब पर रेंगते हुए सांप और चींटी की गति के माप के आधार पर क्या अंतर है। तो यहाँ पर ग्लोब में सांप भी है, चींटी भी है। तो जो सांप होता है वो तो थोड़ा बड़ा होता है, चींटी छोटी होती है। तो चींटी को हम क्या मान लेंगे, एक तरह की बिंदु वस्तु मान लेंगे, है ना। तो क्योंकि ग्लोब तो बड़ा होता है, उस हिसाब से बिंदु है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है उसको समझते हैं। तो प्रश्न है, कोई कण एक समान त्वरित गति से गतिशील है, वीटी ग्राफ बनाना है। ठीक है, और बढ़ा दो। तो यहाँ प्रश्न हो गया, यहाँ पर वीटी ग्राफ अभी बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, रैखिक होता है एक समान के लिए। ठीक है, तो इसमें हम त्वरण को दो तरह के मानते हैं, एक होता है धनात्मक त्वरण और एक होता है ऋणात्मक त्वरण, जिसको मंदन भी बोलते हैं। तो बस ग्राफ ऐसे ही है, जब ये सीधा सीधा जाए इस तरह से तो धनात्मक हुआ, और जब वेग का मान समय के हिसाब से घटता जाए तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, इस तरह से। अब ये छठवां प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास। छठवां प्रश्न है, अवरोधन दूरी किसे कहते हैं, इसका सूत्र स्थापित करिए। तो क्या होता है, जब हम खूब स्पीड में हो, है ना, और हमने ब्रेक लगाना चालू कर दिया, तो क्या ब्रेक लगाते ही गाड़ियां रुक जाती हैं, नहीं रुक जाती। कुछ देर बाद यदि ब्रेक तुरंत लगा देते हो, गाड़ी खूब स्पीड में है, तो गाड़ी से गिर जाओगे या गाड़ी पलट जाएगी, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे जाकर के रुकती है। तो जितने देर में गाड़ी रुकेगी, ब्रेक लगाने के बाद जितना दूरी तय करेगी, उसे हम क्या कहेंगे, अवरोधन दूरी। तो यही है, गतिमान वस्तु में ब्रेक लगाने पर रुकने के पहले तय की गई दूरी। तो जैसे हम ब्रेक लगाए, फिर कितनी दूर पर जाकर के रुकी, उतनी दूरी को हम क्या बोलेंगे, अवरोधन दूरी बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, ये गति का तृतीय समीकरण है। और इसीलिए कई बार देखते हैं कि जब ट्रेन के डब्बे होते हैं, जब ट्रेन चलती है और सामने कोई चीज आ जाए, इंसान भी आ जाए, तो ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन नहीं रोकता है, जानता है कि यदि मैं एकदम से ब्रेक लगाऊंगा तो सारे डब्बे क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो ब्रेक लगाने के बाद भी उसको 1 किलोमीटर चलना पड़ता है, इसलिए सिग्नल भी लगाए जाते हैं। तो दूर से ही 1 किलोमीटर दूर से दिखाए, तो वहीं से देखते देखते वो अपनी स्पीड को क्या करे, धीरे। उसके घर परिवार का, उसका लड़का ही हो जाए तो ट्रेन नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि वो सोचता है कि यार एक मरेगा तो इसके चक्कर में जो ट्रेन में 400-800 लोग, 1000 लोग बैठे हैं, वो तो और मर जाएंगे। ठीक, इसलिए यहाँ पर यही है कि ब्रेक लगाने के बाद तुरंत गाड़ियां नहीं रुकती हैं, कुछ दूर जाके रुकती हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अवरोधन दूरी। तो अवरोधन दूरी की यदि हमको सूत्र निकालना है, तो देखो हमारा जो तृतीय समीकरण होता है 2s = v² - u²। तो v का मान 0 हो जाएगा, जब अंतिम में गाड़ी रुक जाएगी ब्रेक लगने के बाद, तो v का अंतिम वेग का मान कितना हो गया, 0। गाड़ी तो पहले से चल रही, तो प्रारंभिक वेग कुछ होगा। अब यहाँ पर देखो, ये मैं लिख दिया हूँ 2as, तो लिखा ही है। तो अब क्या कर दिए, यहाँ पर ये 2a को बटे में कर दिए, इधर क्या बचा, -u² है, और यहाँ पर ये हो गया 2a। s के नीचे सिर्फ d लगा दिए हैं, नहीं भी लगाओगे तो नहीं चलेगा। ये डैम्पिंग स्पीड कहला जाएगी। डैम्पिंग स्पीड का मतलब अवरोधन दूरी। तो इस तरह से इसका सूत्र निकल आएगा कि अवरोधन दूरी निकाल सकते हैं, प्रारंभिक वेग पता हो, त्वरण पता हो, उसका मान रखेंगे तो अवरोधन दूरी का पता चल जाएगा कि कितनी दूर जाकर के ये गाड़ी रुक सकती है। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास 7वां प्रश्न हो गया, स्वतंत्र गति किसे कहते हैं, ऊर्ध्वाधर फेंके गए पिंड के लिए गति के समीकरण प्राप्त करिए। तो यहाँ पर देखो, स्वतंत्र गति होती क्या है, जैसे कोई वस्तु जब पृथ्वी के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गति करती है, कोई किसी वस्तु पर किसी प्रकार का बल न लगे, सिर्फ किसका बल लगे, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल लगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्वतंत्र गति बोलेंगे। तो यही है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर छोड़ी जाती है, तो गुरुत्व बल के कारण एक समान रूप से त्वरित होकर नीचे की ओर गिरती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र गति। मतलब जो गति पृथ्वी के अधीन होती है, यदि छोटे में कह दें, जो गति पृथ्वी के क्या होती है, अधीन होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र गति कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए समीकरण जो है, तो इस तरह से समीकरण बनते हैं। तो समीकरण जो पहला वाला गति का है, वो होता है v = क्या, u + at, है ना। तो यहाँ u का मान, शुरू में प्रारंभिक वेग का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसको 0 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, -g मान लेंगे। ठीक है, तो ये -gt हो गया। प्लस भी में भी मान सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी ले लें। अब इसी तरह से हमारा जो दूसरा समीकरण होता है, s = क्या होता है, ut + ½ at²। तो u का मान तो 0 है, तो ये सब क्या हो जाएगा, 0, और एक ही जगह -g लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, और ऊंचाई यहाँ s को क्या लिख देंगे, h लिख देंगे।
तो इससे ये वाला समीकरण बन जाएगा। उसी समीकरण को मॉडिफाइड कर दिए, कुछ संकेतों का नाम बदल दिया। हाँ, जी का मान गुरुत्व त्वरण, जहां ए होगा वहां जी लिख देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा 2s इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसका मान कितना हो गया 0, इसका मान हो गया g, इसका मान हो गया h। तो इस तरह से 2gh वी स्क्वायर है, माइनस में भी लिख सकते हो, प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हो। यदि ऊपर लिखते हैं, ऊपर तो गुरुत्व त्वरण का मान घटता है, नीचे क्या होता है, बढ़ता है। इस तरह से ये वाले प्रश्न हो गए। इसके बाद हम 3 और 4 अंकों के प्रश्नों को देखते हैं। एक समान वेग से गतिशील कण के लिए स्थिति समय ग्राफ की ढाल ज्ञात करिए, यह किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अथवा स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वेग के बराबर होती है, v इक्वल टू टेन थीटा। हमको ये क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलो यहाँ पर अब समझ लेते हैं इसके प्रश्न को कैसे कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेना है, ये एक ग्राफ बना लेना है। तो यहाँ पर ये जो है ये स्थिति को बताएगा, ये किसको बताएगा, समय को बताएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो s2 माइनस s1 है, इसको x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये x कहला गया ना। या y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं। ये विस्थापन को बताता है। ये किसका बता रहा है, विस्थापन। ये किसको बताता है, समय अंतराल को। तो इस तरह से ग्राफ है। तो देखो एक समान गति के स्थिति समय ग्राफ में, जिसमें वस्तु की स्थिति x1 है, x2 है, समय अंतराल t1 t2 है, तो वस्तु का वेग। तो जो चित्र बना है, चित्र के बारे में लिखना है। तो ग्राफ कौन सा है, स्थिति समय ग्राफ है। इसमें जो है वस्तु की स्थिति क्या है, x1, फिर वस्तु की स्थिति क्या है दूसरी वाली, मानिए प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति, तो x1 x2 हो गई। और समय अंतराल कितना है, t1 t2 है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो यहां पर आप देखोगे यहां, हाँ, x2 माइनस x1 है ये, माने अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को क्या कर देंगे, घटा देंगे, थोड़ा नीचे कर देंगे। तो यहां पर यह हो जाएगा। तो यहां पर देखो x2 माइनस क्या हो गया, x1, और ये हो गया t2 माइनस t1। समझ में आ गया, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। तो विस्थापन जब हम निकालते हैं तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, इसलिए x2 माइनस x1 ले लिए। और समय अंतराल तो अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, तो ये समय अंतराल निकल आएगा। अब इस चित्र में देखना, v को मैं v लिख दिया। अब x2 माइनस x1, ये देखो यही है, ये इसमें s लिखा है, इसको x समझ लेना। तो इसका मान कितना है, bc, तो उसकी जगह क्या लिख दिए, bc। फिर यहाँ t2 माइनस t1 का मान क्या है, ac, तो ये मैं लिख दिया ac। ये कैसा हो गया, कहाँ से हम लिख दिए, ग्राफ से देख करके। अभी आपको और देखना है कि यदि हम इस चित्र में देखें तो bc क्या कहलाया, लंब। bc क्या कहलाएगा, लंब। और ये जो है ac क्या कहलाया, आधार कहला गया। तो चलो हम आगे देख लेते हैं। ठीक, तो यहां पर जो BC बटे AC है, लंब बटे आधार ना लिखना, और लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो वहां पर हम BC बटे AC की जगह क्या लिख देंगे, टेन थीटा लिख देंगे। तो इस तरह से यहां पर V इक्वल टू टेन थीटा हो गया। तो यहां पर प्रश्न कैसे आएगा, ये आएगा कि स्थिति समय ग्राफ की ढाल वेग के बराबर होती है। इसको सिद्ध करना है, इसको बोलते हैं वेग प्रवणता। ये टेन थीटा को हम क्या बोलेंगे, वेग प्रवणता, इसके बराबर होती। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे बना के दे दे, कभी बराबर टेन थीटा सिद्ध करो। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं यहां पर। इसको देख लेते हैं, 40 हो गया है। तो यहां पर देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न है। ये प्रश्न है, कलन विधि से एक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गतिकी के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 तरह के समीकरण हैं, एक प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण। इन समीकरणों को स्थापित करना है हमको। तो यही थोड़ा सा शब्द बना देंगे कि कोई वस्तु है जो गतिशील है, जिसका त्वरण क्या है, a प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, विस्थापन x, समय अंतराल t, प्रारंभिक स्थिति x1, अंतिम स्थिति x2 है। तो जो वेग एक गतिशील वस्तु में चीजें होती हैं, वो सारी चीजों को यहाँ पर लिख देना है। आगे कुछ भी लिख देना है, माने प्रारंभिक वेग लिखना है, अंतिम वेग लिखना है, विस्थापन लिखना है, समय अंतराल लिखना है, त्वरण लिखना है, वेग लिखना है, आगे पीछे कुछ भी लिख दो। ठीक है, अब यहाँ प्रथम समीकरण निकालेंगे। तो तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा से हम जानते हैं कि तात्क्षणिक त्वरण का सूत्र जो होता है a बराबर dv अपॉन dt, माने वेग में परिवर्तन की दर। अब यहाँ से अच्छे समझते जाना। अब आगे का इस यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या कहलाया, त्वरण, a बराबर dv अपॉन dt।
तो अब यहाँ पर इस a का इधर गुणा हो गया तो क्या हो जाएगा a dt, और यहाँ पर क्या आ गया dv। ठीक है, अगले स्टेप में देखो कि हम इसका समाकलन करेंगे, क्योंकि ये जो dt है dv है छोटे समय अंतराल के लिए है, तो यहाँ पर a त्वरण को बाहर रखेंगे, क्योंकि त्वरण क्या है एक समान है, यहाँ पर एक समान त्वरित गति लिखा है तो उसका मान नहीं बदलेगा। अब मैं क्या कर दिया, अंदर क्या लिया हूं dt, तो dt के लिए जो लिमिट होती है समाकलन लिखने के बाद ये नीचे क्या लिखेंगे 0, और 0 से कहां तक होगी t, और ये समाकलन लगेगा। इसी तरह इधर क्या बचा है dv, dv के लिए क्या होता है हाँ u, और ये क्या हो जाएगा v, इस तरह से। अब यहां पर समाकलन भी समझना है कि a को तो बाहर हम कर दिए, ये जो dt है dt का समाकलन क्या हो जाता है t, तो यहाँ t लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर देखो ये 0 से t ये लिमिट है, इसी तरह इस dv का क्या हो जाएगा v, और ये लिमिट को इधर लिख दिए। अगले स्टेप में देखना है कि अब इस लिमिट को हटाना है, तो पहले अपर लिमिट उच्च सीमा लिखते हैं, तो ऊपर क्या लिखा है t, तो यहाँ t लिखे, फिर निम्न सीमा माइनस करके तो -0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी उच्च सीमा, तो क्या हो जाएगा v, और माइनस क्या हो गया u, तो इस तरह से ये आ गया। अब यहाँ पर a में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा at, शून्य में करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं, शून्य ही आएगा। अब यहाँ पर क्या बचा v माइनस u, अब यहाँ पर u को इधर पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा ये v, हाँ u प्लस at बराबर v उधर आएगा तो v फिर इधर कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। इस तरह से ये गति का कैसा हो जाएगा प्रथम समीकरण हो जाएगा। इसको एक बार लगा के देखोगे तब बनेगा, वैसे नहीं बनेगा, ठीक है ना, एक बार ट्राई करना है। इसके बाद यहाँ पर इसके गति का द्वितीय समीकरण भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो गति का हमारा द्वितीय समीकरण है ये इस तरह से है, देखते हैं ये। तो द्वितीय समीकरण तात्क्षणिक वेग की परिभाषा से इस बार हमको क्या लिखना है वेग, तो वेग क्या होता है विस्थापन बटे समय। तो जब तात्क्षणिक होता है तो विस्थापन में d लगा देते हैं और समय में भी क्या लगा लेते हैं d, तो dx अपॉन क्या हो गया dt। अब यहाँ पर देखना अगले स्टेप में ये dt को इधर जाने दिए तो v dt इक्वल टू क्या हो गया dx। अब यहाँ पर ये जो v का मान पहले समीकरण से निकाले थे, हम जानते हैं ना v इक्वल टू क्या है u प्लस at, तो यहाँ पर v हटाए, v की जगह क्या लिख दिए u प्लस at, dt तो लिखे था, यहाँ dx भी है। अब हम क्या करेंगे इस dt का गुणा करेंगे, तो u से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा u dt प्लस at, और क्या हो जाएगा dt। इस t का और इस dt का गुणा ना होगा, वो अलग अलग चीजें हैं, जैसे √2 और 2 का गुणा नहीं होता, अलग अलग रहते हैं, ऐसे ये भी अलग अलग रहेंगे। अब यहाँ पर इनका हमको क्या करना है समाकलन, तो देखो u को u लिख दिए, dt लिखेंगे तो 0 से कहाँ तक हो गया t, और साथ में क्या लिखे dt। आगे स्टेप में देखो ये प्लस है तो प्लस उतार दिए, फिर a लिखा है तो a लिख दिए। अब यहाँ पर t है तो 0 से t तक, और ये हो जाएगा t dt, t और dt बचा है, a को बाहर कर दिए, और यहाँ पर dx है तो इसकी प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति, तो x1 से कहाँ तक लेते हैं x2, dx का ये है। तो लिमिट याद रखो, समय के लिए 0 से t रहेगा, वेग के लिए u से कहाँ रहेगा v रहेगा, और dx के लिए क्या रहेगा x1 से x2, ये तीनों में करोगे तो ऐसे ध्यान रखना है। अब देखो इसका हम करेंगे तो dt का क्या होता है समाकलन t, तो u और 0 से t हो गया, बाकी चीज लिखेंगे, फिर प्लस लगा दिए, फिर a लिखा है तो a लिख दिए। अब t dt का जो समाकलन होता है वो t²/2 होता है। यहाँ पर अकेले dt भर नहीं है, dt होता तो t भर होता, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ क्या है t है। तो समाकलन का ये सूत्र होता है x घात n है, यदि n dx है तो ये हो जाता है x घात n+1 अपॉन होता है n+1। इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ t की घात कितनी है 1, 1 में 1 और जोड़ देना, तो t की घात क्या हो जाएगी 2, और बटे में भी क्या हो जाएगी 2। तो इस तरह से यहाँ पर t² अपॉन क्या हो जाएगा 2, और 0 से लेकर को हो गया t। dx है तो सिर्फ इसका क्या हो जाएगा x। अब इसकी लिमिट हटाएंगे तो पहले क्या लिखते हैं अपर लिमिट और माइनस करके लोअर लिमिट, तो t-0 हो जाएगा। इसमें देखो पहले इसमें भी अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा t², है ना, ये स्क्वायर रहा आएगा, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो गया 0, बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख दिए। यहाँ फिर अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है x2, और यहाँ पर क्या है x1। अब यहाँ देखते हैं इसका गुणा कर लेते हैं, यहाँ एक स्टेप डायरेक्टली हो गया है, तो देखो ये क्या बन जाएगा ये ut, ये ut बनेगा, हाँ, प्लस ये हमारे पास बचा at² बटे 2, ये at² बटे में क्या बचा 2, और यहाँ पर जो होता है ये x2 माइनस x1, इसको विस्थापन बोलते हैं, तो विस्थापन को किससे लिखते हैं s से, फिर इसको अरेंज करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा s इक्वल टू ये ut हो गया, ये बटे का 2 अलग कर दिए, 1/2 at² हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमारा दूसरा समीकरण निकल आएगा।
अब हम तीसरे समीकरण की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो तृतीय समीकरण है वो तृतीय समीकरण कैसा है इसको देख सकते हैं। तो ये ताक्षणिक त्वरण की परिभाषा लिखेंगे। तो त्वरण में क्या होता है, वेग बटे समय। तो ये हुआ dv अपॉन dt। अब यहाँ पर देखना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहीं पर समझ लेते हैं, dx का ऊपर और dx का नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। फिर हम अदला बदली कर दिए। देखो क्या अदला बदली कर दिए, तो इस dx को इधर लिख दिए, dt को इधर लिख दिए, इसको इधर और इसको इधर, अब बाकी चीजें लिखा, नीचे नीचे को बदल दिए। तो हमारे पास क्या बचेगा, dv अपॉन dx, ये आया dv अपॉन dx, और इधर क्या बचा, dx अपॉन dt। समझ में आ गया। लेकिन dx अपॉन dt किसके बराबर होता है, वेग के। dx अपॉन dt का मतलब होता है विस्थापन बटे समय। तो कितना हो गया, वेग, तो यहां v लिख दिए। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास ये इसका बन गया क्या, v। अब क्या बचा है, dv अपॉन dx। ठीक है, अब इसमें हम dx को इधर भेज देंगे, इधर, तो ये क्या बन गया, a dx। इधर क्या बचा, v dv। ठीक है, अब इसका हम समाकलन कर देंगे, तो ये मैं लिख दिया a, है ना, और ये x1 से क्या हो जाएगा, x2, और ये हो गया यहाँ पर क्या बचा है, dx। यहाँ पर u से क्या होगा, v, और ये होगा v dv। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये x आ गया। अब इसका समाकलन करेंगे तो ये v dv, जैसे अब t का किया तो v स्क्वायर अपॉन 2, वही वाला सूत्र लगेगा इस तरह से। अब इसका हम लिमिट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, a, और क्या लिखूं, x2 माइनस x1 बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, 2। देखो एक बार ऊपर वाला लिखे तो v स्क्वायर माइनस लगा कर नीचे वाली लिमिट लिखते हैं तो u स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा a, और इसको क्या लिखेंगे, s, और यहाँ पर हमारे पास हुआ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। तो जो x2 माइनस x1 है विस्थापन के बराबर होता है, इसलिए s लिख दिए। अब 2 को इधर भेजेंगे तो 2as इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इस तरह से गति का तृतीय समीकरण हो जाएगा।